हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सीखेंगे 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है आपका, एम्पियर का परिपति नियम लिखिए। एम्पियर का परिपति नियम बच्चों ये बताता है, मान लो ये एक चालक तार है, इस चालक तार में आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। आपके पास एक चालक तार है, उस चालक तार में आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। ये चालक तार है, इस चालक तार में आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। हमें ओरस्टेड साहब ने बताया था कि किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक। और इस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक। इस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इस चालक में प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो एम्पियर का परिपति नियम है बच्चों, नियमानुसार किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन, है ना, अनुदिश है ये। तो एम्पियर के नियमानुसार किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के अंदर निहित धारा के बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यह एम्पियर का परिपति नियम है, मोस्ट IMP है। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट IMP है एम्पियर का परिपति नियम। वैसे बच्चों एक बात बता रहा हूं, सारे IMP प्रश्नों में सबसे पहली प्रायोरिटी पर आप रखिए नियम। जितने भी नियम है आपके, चाहे इस चैप्टर के हो चाहे दूसरे चैप्टरों के, नियम आप ऊपर रखें। जैसे ओम का नियम, किरचॉफ के नियम, एम्पियर का परिपति नियम, ये नियम जो हैं वो आप प्रायोरिटी पे रखें। फैराडे के नियम, तो नियम परीक्षाओं में जरूर आते ही आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न हो गया बच्चों आपका, एम्पियर का परिपति नियम लिखिए। कितना सरल, कितना आसान, एम्पियर का परिपति नियम। अगले प्रश्न पर आते, धारामापियों में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं? तो धारामापी के अंदर जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, हम लोगों ने धारामापी अलग से पढ़े हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि जो चुंबक के ध्रुव हैं, जैसे ये आपका धारामापी की कुंडली है और इसके तरफ जो दोनों तरफ जो चुंबक होता है, उसके जो ध्रुव होते हैं N और S, वो अवतल होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, ताकि कुंडली का कार्य करने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए, कुंडली पर कार्य करने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्यीय हो जाए, और कुंडली का तल, कुंडली का जो तल है, ये कुंडली का तल बल रेखाओं के समांतर हो जाए, जो क्षेत्र रेखाएं हैं उसके समांतर हो जाए। कुंडली का तल क्षेत्र रेखाओं के समांतर हो जाए, ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए? बच्चों आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सही बात है सर, पढ़ रखा है। तो फिर हमने गलती से वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ऐसा क्या हो जाएगा भाई गलती से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर? पहले थोड़ी सी उस प्रोसेस को याद दिलाता हूं। वोल्ट मीटर जब हम बनाना सीखे थे, आपको याद हो कि गैल्वेनोमीटर से जब हमने वोल्ट मीटर बनाना सीखा था, तो हमने ये कहा था कि उसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, अर्थात जो आपका वोल्ट मीटर बना उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो गया, वोल्ट मीटर बना उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है, ये बात तय है। और वोल्ट मीटर वही अच्छा माना जाता है जिसका प्रतिरोध जितना अधिक होता है, वो वोल्ट मीटर उतना अच्छा। जैसे एक डिवाइस आप लोगों के अभी तो सिलेबस से हटा दिया गया है, विभव मापी। तो विभव मापी का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत मानते हैं, और वो एक अच्छा आदर्श वोल्ट मीटर के तौर पर काम में आता है। तो बच्चों हमें ये पता, ठीक है, तो प्रतिरोध बढ़ गया था, वोल्ट मीटर बनाया था तब उसका प्रतिरोध बढ़ गया था।
अब इसी वोल्ट मीटर को आप श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं परिपथ के साथ, तो जो परिपथ का प्रतिरोध है वो भी इस प्रतिरोध के साथ हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बहुत ज्यादा प्रतिरोध हो गया। अब पहले ही उच्च प्रतिरोध था, उसमें आपने और प्रतिरोध जोड़ दिया, तो बहुत अधिक प्रतिरोध होने से हुआ ये बच्चों कि इसमें जो धारामापी में मतलब वोल्ट मीटर में कोई विक्षेप नहीं हुआ। धारामापी में जो है वोल्ट मीटर में कोई विक्षेप आपका नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है। तो क्या था, यदि वोल्ट मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो परिपथ में धारा का मान बहुत कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। क्या 2 नंबर में आ जाएगा, लिख दोगे? कितना सरल प्रश्न है, तो आप छोटी सी समझ विकसित कर लो, सारे के सारे हो जाएंगे। और एमपी बोर्ड में नंबर लाना बहुत आसान है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि अमीटर को किसी परिपथ के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? हाँ, अब हमने अमीटर बनाते समय क्या किया था? उत्तर तो आपको दिख रहा है सामने, पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अमीटर बनाते समय हमने गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार अर्थात शंट जोड़ा था। और शंट जोड़ा था तो इससे यह साबित हो गया कि जो गैल्वेनोमीटर और शंट दोनों जोड़े थे, तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और शंट का प्रतिरोध, तो जो ओवरऑल अमीटर था उसका प्रतिरोध क्या हो गया था, कम हो गया था। और हमें यह भी पता है बच्चों कि अमीटर वो अच्छा माना जाता है जिसका प्रतिरोध कम होता है। तो प्रतिरोध कम है, अब प्रतिरोध कम है और आपने गलती से इसको समांतर क्रम में जोड़ दिया तो प्रतिरोध और कम हो गया, प्रतिरोध और कम हो गया, यानी बहुत कम हो गया। और प्रतिरोध कम हो गया तो अब हानि ये है, हमें ये शंट का जो उपयोग है, शंट का उपयोग आप पढ़ते हैं तो हम शंट इसीलिए प्रयोग करते हैं ताकि जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो संकेतक होता है तो वो दीवार से टकरा के ब्रेक नहीं हो जाए, एक तो जो निडिल होती है वो दीवार से टकरा के ना टूटे, और एक और हम ये देखते हैं कि उसकी जो कोइल है यानी जो कुंडली है वो जल नहीं जाए, उसकी बर्निंग नहीं हो जाए। तो ये 2 कारण थे, इस कारण से अपन शंट लगा रहे थे ताकि जो धारा है वो भागों में बट के जाए। तो अब आपने क्या करा कि इसको प्रतिरोध बहुत ज्यादा कम हो गया, प्रतिरोध बहुत ज्यादा कम हो गया तो अब धारा बहुत ज्यादा मिलने वाली है, और जब धारा बहुत ज्यादा मिलने वाली है तो बहुत ज्यादा धारा बहेगी, बहुत ज्यादा धारा बहेगी तो वो कुंडली जलेगी, क्योंकि कुंडली के अंदर धारा अधिक होने से H बराबर I वर्ग RT, यानी कि जितनी धारा होगी उसके स्क्वायर में हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब वर्ग में, मतलब 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 25 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होगी। इसका मतलब आपकी जो कुंडली है वो जल सकती है ना, कुंडली क्या हो सकती है, जल सकती है, बर्निंग हो सकती है उसमें, या फिर बहुत ज्यादा तेजी से करंट आने की वजह से जो आपकी निडिल है वो दीवार से स्ट्राइक करके टूट सकती है। तो क्या लिखा, यदि एमीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रतिरोध कम होने के कारण उस समय अत्यधिक धारा बहेगी जिससे उसका संकेतक अत्यधिक विक्षेप के कारण टूट सकता है और कुंडली जल सकती है। बहुत सरल उत्तर था, बहुत सरल उत्तर है इसका, तो उत्तर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। ये अगले प्रश्न पर आते हैं, ठीक, सामान्य दोनों को कंपेयर कर लेना कि यदि अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं, गलती कर दोगे तो वोल्ट मीटर में तो कोई विक्षेप नहीं आएगा, और अगर अमीटर को गलती से समांतर क्रम में जोड़ दिया तो आपकी कुंडली जल सकती है और आपका संकेतक टूट सकता है। कारण सहित मैंने आपको समझाया, दोनों ही प्रकार के बच्चों के लिए ये वीडियो उपयोगी है, चाहे वो कमजोर विद्यार्थी हैं चाहे वो अच्छे विद्यार्थी हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है आपका, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। ये प्रश्न आपका, देखो इस प्रश्न के बारे में मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो इसे 2 नंबर के हिसाब से ही आपको बता रहा हूं, 2 नंबर के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूं, परंतु परीक्षा में ये प्रश्न 3 अंक में भी आ सकता है, परीक्षा में ये प्रश्न 4 अंक में भी आ सकता है। हालांकि 4 और 3 अंक की बहुत कम संभावना है, पर 2 और 3 तक अपन इसको मान के चल रहे हैं। तो अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, एक तरफ हम ले लेते हैं अमीटर और एक तरफ हम ले लेते हैं वोल्ट मीटर, ठीक। अब हमें ये पता होना चाहिए बच्चों कि अमीटर किस काम में आता है,
और वोल्टमीटर किस काम में आता है? तो बच्चों अमीटर हमें सबको पता है कि धारा को मापने के काम में लेते हैं, वोल्टमीटर को हम विभवांतर मापने के काम में लेते हैं। आप सब अच्छे तरह से जानते हैं कि अमीटर किस काम में आता है, तो अमीटर धारा मापने में और वोल्टमीटर विभवांतर मापने में काम में आता है। तो यह परिपथ में बहने वाली धारा को नापता है, यह परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मापता है। अपने को बिल्कुल क्लियर स्थिति हो गई कि भाई ये किस किस काम में आ रहे हैं। तो पहला एक पॉइंट इसका ये हो गया कि परिपथ में बहने वाली धारा को मापता है, ये परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। ठीक है, अगला पॉइंट। अब जो अमीटर है, अभी हाल एक चीज पढ़ी थी कि ये सदैव परिपथ में कहां जोड़ेंगे, इसको श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्यों का कारण हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो फिर दोबारा से चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और यह विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। यदि समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार लगा दे तो वह अमीटर बन जाता है धारामापी में कुंडली के साथ। ये भी हमारी चर्चा हो गई कि भाई धारामापी के साथ अगर आप धारामापी लें और उस धारामापी के साथ अगर आप समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते तो क्या बन जाता है, आपका अमीटर बन जाता है। इसी प्रकार से धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दें तो वोल्टमीटर बन जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आप लगभग याद कर लीजिए तो आपका काम बन जाए 3 नंबर तक। इसीलिए मैंने इसको कहा कि 2 या 3 नंबर में, तो 2 नंबर के हिसाब से हैं, तो पॉइंट बहुत सरल सरल हैं, तो इस तरह से इसको अपन को कर लेना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2 अंक के हिसाब से सवाल भी हमने लिया है। सवाल है कि एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 20 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास एक सीधा तार है, ठीक है, और उस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो है आपकी 35 एम्पियर की, और तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है और वहां आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। जब एक लंबे सीधे तार की बात करी जाए तो लंबे सीधे तार का जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है बच्चों, लंबे सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R। पक्का करो, ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R, ये सूत्र याद होना चाहिए। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हम सबको अच्छे से याद है, ये 10⁻⁻7 होती है। ठीक, 2 इंटू I का मान है 35 एम्पियर और R 20 गुणा 10⁻²। 2 से 2 कैंसल, ये 10 हो गया, ये हो गया 10⁻⁻1। ऊपर है 35 गुणा 10⁻⁻7 और ये 10⁻⁻1, क्योंकि 10⁻1 1 - 2 1, आधार समान गुणे में घाते जुड़ जाती, 10⁻⁻1 और -1 ऊपर आ गया 10⁻+1। अब कितना हो रहा, -7 + 1 10⁻⁻6। और अब इसको हम लिखेंगे 3.5 गुणा 10⁻, वो कितना था -6। अब ये कितना हो जाएगा, अपन ने इसको एक डेसिमल यहां से इधर बढ़ा दिया, तो ये था आपका 10⁻, जो -6 था आपका में कन्वर्ट हो गया 10⁻⁻5 में। ठीक, और इसकी जो इकाई होती है टेस्ला तकला। ये बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। इसकी भी संभावना है कि ये 2 अंक में आ जाए, कभी 3 अंक, बहुत ज्यादा बड़े नंबर में नहीं आएगा, पर 2 या 3 अंक में अपन मान के चल रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। भाई कुंडली के अंदर कितने फेरे हैं, तो कुंडली के अंदर बच्चों हैं 100 फेरे। ठीक, प्रत्येक की जो त्रिज्या है वो है 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 8 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। इनमें 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि इसके अंदर चल रहे हैं 0.40 एम्पियर। अब आपको चाहिए कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, तो सूत्र आपको दिमाग में रिकॉल करना चाहिए। तो B बराबर म्यू नॉट NI/2R, याद आ गया। ये आपका चुंबक के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम है कुंडली केंद्र पर, वो ये होता है।
और म्यू नोट का जो वैल्यू है वो सभी को याद है, क्योंकि अभी हमने म्यू नोट बाई 4 पाई की वैल्यू 10 की घात माइनस 7 लिखते हैं। तो म्यू नोट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7, और फेरों की संख्या 100, और इसमें धारा जो जा रही है वो जा रही है 0.40 एम्पियर। 2 गुणित आर हो गया आपका 8 गुणित 10 की घात माइनस 2। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा बहुत आसान। ठीक, तो पहले आप ये देखो कि ये 2 है, 2 से कैंसल तो 0.2040। ठीक, ये भी हो गया। और क्या हो सकता है, फिर ये 4 दूनी 8, और ये 4 5 जो 20, 0.5 यहाँ भी हो गया। अब और क्या हो जाएगा कि इस 2 से ये 2 दूनी 4। अब 10 की घातें ले लेंगे पहले, तो 2 पाई बचा यहाँ से गुणित, अब 10 की घात इधर है -7, ये हो जाएगा 10 की घात प्लस 2। ठीक, और 10 की घात इधर ये प्लस -1 है ना, ये जो हो गया 10 की घात -1, ये 2 घात नीचे से आ गई प्लस 10 की घात 2। अब ये हो गया देखो 2 गुणा 10 की घात, अब पाई का मान 3.14, 10 की घातें कितनी हो गई, प्लस वाले 4 और माइनस वाले 8, तो 10 की घात -4, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6.28 गुणित 10 की घात -4 टकला टेस्ला। ठीक है, बहुत सामान्य सी बात थी ये। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं, और 3 और 4 अंक के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो 3 और 4 अंक के प्रश्न दोनों को मैंने हमेशा की तरह इस बार भी कंबाइन रखा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चिन्हित कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम 3 और 4 अंकों की चर्चा कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बायो सावर्ट का नियम लिखिए और इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये बहुत आसान सा नियम है। अब बच्चों इसको अपन समझते हैं। हमारे पास एक चालक तार है। ठीक, इस चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित। यहां तक का क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत है कि भाई बायो सावर्ट का नियम लिखिए और इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने क्या किया, एक वायर ले लिया और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आप लोगों को क्लियर होगा यहां तक का? प्यारे विद्यार्थियों, इस पर अब आप एक ये चीज करनी है कि हमें यह पता लगाना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां एक बिंदु ले लिया इससे आर दूरी पर, इस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चाहते हैं। अब इस वायर पर एक अल्पांश की कल्पना करनी है, जैसे जो डीएल लंबाई का एक अल्पांश पता लगा लिया छोटा सा। ये तो बहुत बड़ा लिखा है मैंने, क्योंकि ये तो आपको दिखाई दे रहा है बस, ये से भी छोटा। तो एक अल्पांश ले लिया हमने, एक छोटा सा। ये अल्पांश यहाँ थीटा कोण बनाता है बच्चों। ठीक, और इस दूरी को अल्पांश से यानी इस बिंदु से यहां तक की दूरी को आपने आर ले लिया, इस बिंदु को नाम दे दिया पी। अब इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही। धारा का एक नियम है बच्चों, जैसे धारा ऐसे जा रही है ना, तो आप अपनी उंगलियों को घुमाओ, जिधर आपकी उंगलियां अगर आपकी कॉपी के अंदर जा रही है, बोर्ड के अंदर जा रही है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है यहां से अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे चलेगा यूं। ठीक, ये वाली कहानी हो गई। यानी कि अब अपने पास सारे फैक्टर्स तैयार हैं। बायो सावर्ट के नियमानुसार, बायो सावर्ट के नियमानुसार जो रिटर्न स्टेटमेंट में मैं बोल रहा हूं, ठीक है, यहाँ लिख नहीं रहा हूं, पहले से पीपीटी उसकी तैयार नहीं है, पर हाँ मैं बोल रहा हूं, वो अगर आपको लिख लेना है, अगर कहीं दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये कहा कि बायो सावर्ट के नियमानुसार चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, ठीक है, किसी चालक का जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, जो छोटा सा अल्पांश आपने लिया उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरी, अब ये जो थीटा है यानी चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश
और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जा, साइन को हिंदी में कहते हैं जा, तो क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश, ये अल्पांश है, अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जा के अनुक्रमानुपाती होती है। एक चौथा और फैक्टर है इसमें कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इन चारों को मिला दे, मैंने जैसे बोला वैसे लिख लेंगे क्या, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या लिखेंगे कि भाई बायो सावर्ट के नियमानुसार, ठीक, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की जा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस इन चारों को मिला दिया बच्चों, तो मिलाने पर आया dB समानुपाती IDL sin थीटा बाय r वर्ग, और इसको हटा देंगे समानुपाती के चिन्ह को, तो एसआई पद्धति में, वैसे तो अपने आप के लिख रहे हैं अभी तो नियतांक, आइडियल साइन थीटा बाय r वर्ग, ये आया। अब अपन एसआई पद्धति में अगर बात करें तो एसआई पद्धति में बच्चों के बराबर होगा म्यू नोट बटे 4 पाई। प्यारे विद्यार्थियों, dB बराबर आया म्यू नोट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर, टेस्ला तकला क्लियर। बहुत सरल चीजें हैं बच्चों, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। यही प्रश्न था आपका कि बायो सावर्ट का नियम लिखिए और इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। कभी कभार क्या होता है बच्चों, दो अंक में इसका सदिश रूप, तो मैं आपको इसका सदिश रूप लिखना सिखा रहा हूं। अब आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने कहा ये 4 अंक में आएगा और फिर 2 अंक पर लौट आए आप। है बच्चों, हम अभी तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो मैं एक प्रिडिक्शन के आधार पर चीजें बता रहा हूँ कि ये आईएमपी हो सकती है और ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकती है। सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, पर बच्चों ये चीजें अपन को सीखनी पड़ेगी, तो मैं आपको बीच में भी कोई प्रश्न बन रहा है तो वो भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप, ये सदिश राशि होगी म्यू नोट बाई 4 पाई। मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, ठीक है, मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और आप लोग देखते भी हैं, तो आपको पता है कि ये जो दूरी है, इस दूरी के ऊपर आप एक टोपी लगा दें, एक कैप लगा दें, एकांक सदिश बना दें, तो ये इसका वेक्टर रूप हो जाता है। बहुत सरल बात। तो म्यू नोट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर। अब ये r बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r, तो r से ये r क्यूब हो जाएगा, तो म्यू नोट बाई 4 पाई। अब देखो आइडियल साइन थीटा r है, तो इसको कैसे लिख रहा हूं मैं, आई डी एल क्रॉस r, और ये हो गया आपका r। ये इसका सदिश रूप, बहुत सरल था, आ सकता है परीक्षा के अंदर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी बहुत आसान प्रश्न है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली है और वृत्ताकार कुंडली पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखो प्यारे विद्यार्थी बच्चों, हम चर्चा कर लेते हैं। हमारे पास एक वृत्ताकार कुंडली है, तो बना देते हैं यहाँ पर एक वृत्ताकार कुंडली, ठीक, ये हो गई आपकी वृत्ताकार कुंडली। और इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, इस केंद्र को O दे दिया। हम ऐसा लिख सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास, माना कि R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है और इस वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
कुंडली के अंदर n फेरे हैं, ठीक है। n फेरों की बात अपन लास्ट में जिक्र कर देंगे बोले, है ना। तो हम इतना लिख दें कि माना कि ऐसा हम कर लें कि माना कि r त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली है, की वृत्ताकार कुंडली है जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये वाली बातें हो गई, मतलब मुख्य मुख्य बात मैंने आपको लिख दी, वैसे इतना समय खराब नहीं करना था पर कर दिया। अब क्या करें कि ये जो कुंडली है, इस कुंडली पर मैं जैसा कि बायो सावर्ट के नियम की सहायता से कर रहे हैं, तो एक अल्पांश आपने ले लिया ए बी लंबाई का एक अल्पांश ले लिया। इस अल्पांश की लंबाई हम मान के चले DL, ए बी एक अल्पांश है जिसकी लंबाई DL है। तो ये भी लिख देंगे कि ए बी इस कुंडली पर एक अल्पांश ए बी DL लंबाई का लेते हैं, ठीक। अब आपके पास जो अल्पांश और इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है, कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो बायो सावर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से बच्चों, बायो सेवर्ट का जो नियम है वो है dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। पर बच्चा यहां जो एंगल है वो है 90 डिग्री का, तो इस वजह से ये थीटा जो है अब थीटा ना होकर साइन 90 हो जाएगा, ठीक है, बायो सावर्ट के नियम से, है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं कि अल्पांश ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट के नियम से अल्पांश ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया प्यारे विद्यार्थियों आपका डीबी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम कुछ और चर्चा भी कर रहे हैं। चर्चा ये कर रहे हैं कि ये जो एक अल्पांश की वजह से निकल के आया, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। पर बच्चों मुझे तो पूरी कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। एक अल्पांश की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र आया वो आया म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, पर मुझे तो पूरी कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बच्चा सभी का जोड़ लगेगा सिग्मा डीबी। सिग्मा डीबी क्या आया भैया, डीबी आया म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर, आई बाई आर स्क्वायर बाहर, अंदर आया सिग्मा डीएल। सिग्मा डीएल 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 मिलाकर क्या बन गई, देखो ये जितने भी डीएल इस पूरी परिधि पर डीए डीए डीए, तो क्या बनी, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र बोलो भैया, सभी बच्चे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो क्या है, 2 पाई आर, ठीक। पाई से पाई का जीवन समाप्त, 2 दूनी 4, तो म्यू नॉट, ठीक है, और आर से आर भी समाप्त, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर तकला टेस्ला। यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या n है तो क्या बढ़ जाएगा बेटा, b बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर तकला। कितना सरल डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं करना है। पहले तो बायो सावर्ट का नियम लगाकर एक अल्पांश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो, और फिर सभी अल्पांशों के जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उनको आप जोड़ दो।
तो जोड़ने पर हमें पता है कि आई नियतांक है, यहाँ आर स्क्वायर नियतांक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई तो नियतांक है ही सही। तो ये सब बाहर आ गया, केवल क्या बदल सकती है, तो परिधि बदल सकती है, मतलब जो अल्पांश की लंबाइयाँ हैं वो जोड़ देंगे, तो वो जोड़ देंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा। इतना सरल व्यंजक है बच्चों। प्रश्न है बच्चों, दो तारों जिनमें I1 I2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से समांतर दूरी पर रखे हुए हैं और दूसरे तार के प्रति एकांक लंबाई में लगने वाले बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, और यह बल कब आकर्षक और कब प्रतिकर्षक होगा, इस बात पर भी हमको चर्चा करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जो है यहाँ पर दो तार हैं, तो दो तार बना लेते हैं पहले तो। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास एक तार और ये हो गया हमारे पास दूसरा तार। ठीक, अब इन तारों में प्रवाहित कर देते धारा। पहले में जा रही है I1, दूसरे तार में जा रही है I2। इनको कुछ कुछ नाम दे क्या? बिल्कुल दे देते भैया, AB और CD तार। बहुत बढ़िया काम। दो तार हैं जिनमें I1 I2 धारा प्रवाहित। बच्चों आप अगर प्रश्न को पढ़कर उसके अनुसार ही करेंगे ना काम, तो भी हो जाएगा, इसीलिए मैं प्रश्न वाइज सीरीज बना रहा हूं। क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है। ठीक है, तो दो तार जिनमें I1 I2 धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे से समांतर क्रम में रखे हुए हैं, दूसरे तार का प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और ये कब आकर्षक और कब प्रतिकर्षक होगा। अब दोनों के बीच की दूरी हमने मान ली d है, ये भी काम। ठीक, पहली कहानी खत्म। अब हमारे पास एक नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, सॉरी दाएं हाथ का नियम है ना। दाएं हाथ का नियम जो है, दाएं हाथ का नियम ये कहता है, दाएं हाथ का नियम ये कहता है कि जैसे ये दिशा, इस दिशा में धारा जा रही है, अब आप अपनी उंगलियों को ऐसे करेंगे, तो आपकी पहले तार AB में धारा देखेंगे तो आप धारा ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ। अब उंगलियां घुमाओगे तो ऐसे जाएगी, आपकी कॉपी के अंदर जाएगी ना, यानी कि यहाँ जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है AB के कारण इस CD वाले में जो चुंबकीय क्षेत्र है यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ क्रॉस बनाया मैंने इसे। अब फिर अपन वापस इसी में आओ, CD वाले में, और AB की तरफ ले जाना है। तो अब यहाँ से तो आपकी उंगली अंदर गई होगी और ऐसे होकर AB के यहाँ से मेरी तरफ आएगी, अर्थात यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वो बाहर की तरफ होगा। ये दो बातें, इधर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ और इधर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ। ये बहुत बढ़िया काम हो गया, यहाँ तक का कोई समस्या मुझे नहीं लग रही है कि आपको कोई दिक्कत होगी इसमें, नहीं है ना। अब जो AB तार के कारण है ना, ये D दूरी पर है ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो AB तार के कारण ठीक D दूरी पर यानी CD तार पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I/R, यानी कि I में कौन सी धारा I1। ठीक, और दूरी क्या हो जाएगी D, R की बजाय D हुई। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 1। हमें प्रश्न में बोला गया कि जो दूसरा तार है उस पर लगने वाला आपको बल चाहिए, और जो बल होता है बल के लिए यानी कि CD तार पर लगने वाला बल, तो F2 बराबर हो गया ILB साइन थीटा, यानी कि साइन तो 90 हो जाएगा है ना, तो लिख भी देते हैं बोले, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, साइन 90। अब सेकेंड वाले में जो धारा है वो I2 है, I2LB साइन थीटा, इनकी लंबाई है दोनों की L ही मान के चलेंगे अपन। ठीक, और ये पहले वाले का चुंबकीय क्षेत्र है तो उसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है, तो ये B1 लिखिए। तो F2 बराबर आया I2LB1। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास इस B1 की वैल्यू है तो वो यहाँ पुट कर दें, तो F2 बराबर आया बच्चों I2L, B1 की वैल्यू आई म्यू नॉट बाई 4 पाई
2I1/d, तो इसको ऐसे लिखते हैं μ0/4 2I1I2/d इंटू L। अब हमें क्या कहा गया, हमें प्रश्न में ये निकालना था कि प्रति एकांक लंबाई पर, तो लंबाई को तो एकांक कर देना है वैसे भी अपन को, तो ये जो F2 के बटे में L लेकर आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं μ0/4 2I1I2/d। ठीक, तो प्रति एकांक लंबाई में आप लिखेंगे तो प्रति एकांक लंबाई में F बराबर आ जाएगा μ0/4 2I1I2/d। आप यहाँ जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि इधर ब्रैकेट में F जो है प्रति एकांक लंबाई में बल, में ये बल है। ठीक है, अब बच्चों एक मामला तो अपन ने सुलटा दिया, यहां तक का कुछ भी नहीं करना है। पहले एक तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र निकाल लो, फिर दूसरे चुंबकीय तार पर आप बल निकाल लेंगे लोरेंज बल का फॉर्मूला प्रयोग करके, और फिर पहले वाले की वैल्यू रख के और आप उसको क्या करना है, सिंपल सा कैलकुलेट कर देना है और एक को एकांक कर देना, आ जाता है। अब ये बोला गया कि ये बल कब आकर्षक और कब प्रतिकर्षक है। मैं दो चित्र और बना रहा हूं, इसमें मैंने धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित करी हैं, उसमें मैं धाराओं को दिशा बदलूंगा। ठीक, हम दो वायर और ले लें, ये एक और वायर, ठीक इसके समानांतर एक और वायर। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, इसमें धारा I1 इस दिशा में और धारा I2 ठीक इसकी विपरीत दिशा। ठीक, अब ये देखेंगे कि I1 तो ऊपर की तरफ ही है, तो इसके लिए कारण जब आप चुंबकीय क्षेत्र इस पर देखोगे तो वही क्रॉस अंदर की तरफ। जब I2 वाले की बात कर रहे हैं तो धारा अब आपकी अंदर की तरफ है, और इसके लिए आप देखोगे तो आपकी उंगली ऐसे ही यानी अंदर की तरफ ही जा रही है, यानी यहाँ जब आप चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता देखोगे तो यहाँ अंदर की ओर। अब देखो, आपसे एक प्रश्न और पूछा गया कि यह बल कब आकर्षक तथा कब प्रतिकर्षक होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिमाग में बिठाइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है, ये उंगली मैं आपको दिखा रहा हूं, जब भी आप किसी को उंगली दिखा देते ऐसे ही दिखाते हैं, देख लूंगा तेरे को, तो जो देखने वाले मामला है वो है चुंबकीय क्षेत्र। हम ये बताएंगे कि वो जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, उंगली दिशा। ठीक, ये मोटा है, थोड़ा ताकत इसमें ज्यादा होगी, मतलब बल दिखाएगा, बलवान है, तो ये बल की दिशा। ठीक, ये हो गया। अब बचा कौन, धारा, तो तीसरा धारा की दिशा। ठीक, तो अब हमें बताया कि जो आपका उंगली है ये वाली, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और ये जो है आपकी धारा की दिशा बताएगी, और ये जो है आपकी बताएगी। तो अब बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार क्या होता है, यहां ए बी तार में चुंबकीय क्षेत्र आपका बाहर की तरफ है, तो ये वाली जो हमारी मिडिल वाली उंगली है इसको मैं बाहर की तरफ कर देता हूं। ठीक है, आपके अनुसार आप देखिएगा कि जो आपकी कॉपी है, ठीक है, मैं इस पेपर पर आपको बताने का प्रयास करता हूं कि आपकी ये कॉपी है, कॉपी में आपकी धारा इस तरह से मान लो बी से ए की तरफ ऐसे जा रही है, तो आप ये कोशिश करिएगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब चुंबकीय क्षेत्र आपका बाहर होगा तो आपकी कॉपी ऐसे रहेगी, तो कॉपी ऐसे रहेगी तो आप अपनी मिडिल ये वाली जो इंडेक्स फिंगर इसको ऊपर की तरफ रख देते हैं, और ये जो आपकी उंगली है जैसे ये पेपर है इसकी दिशा में, तो ये धारा की दिशा होगी, मिडिल फिंगर। अब अंगूठा इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी इधर। जब मैं सीडी की बात कर रहा हूं जहां चुंबकीय क्षेत्र आपका भीतर है, अब आपका चुंबकीय क्षेत्र भीतर है यानी कॉपी के अंदर ऐसे उंगली जाएगी आपकी, और आपकी ये वाली उंगली जो है डी से सी की तरफ, तो अंगूठा इधर पॉइंट कर रहा है, ये हो गया भैया। अब इधर वाले वायर में भी देखो, अब जब चुंबकीय क्षेत्र आपका भीतर है, ये आ गया चुंबकीय क्षेत्र भीतर, धारा ऊपर, अंगूठा बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है ऐसे। सिमिलर प्रोसेस आप यहां पर भी करेंगे तो अंगूठा इधर बाहर की तरफ पॉइंट करेगा। तो हमें ये देखने को मिला बच्चों कि जब धाराएं एक दिशा में प्रवाहित हो रही हैं तो आकर्षण, जब धाराएं समान दिशा में जा रही है तो आकर्षण, और जब धाराएं विपरीत दिशा में जा रही हैं तो प्रतिकर्षण। ठीक है, तो आकर्षण कब, जब धाराएं समान दिशा में प्रवाहित हो,
और प्रतिकर्षण कब? जब धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो। सामान्य सी बात है, ठीक। जबकि हम वहां पढ़ते हैं ना आवेशों में, तो समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, विपरीत में प्रतिकर्षण हो रहा है और समान में आकर्षण हो रहा है, ठीक। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है बच्चों आपका, चल कुंडली धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। ये पहले भी मैं शुरुआत में ही समझा चुका कि धारामापी को वोल्टमीटर में बनाने के लिए आपको उच्च प्रतिरोध के तार की आवश्यकता है। इसीलिए धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में अगर आप उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वोल्टमीटर। तो धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए धारामापी का प्रतिरोध बढ़ाना होता है, तो इसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार लगा देते हैं। यदि धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा अपन आई तथा इसका प्रतिरोध हम मान के चले कि जी लगाना होगा, जी मान लिया, तो वोल्ट विभवांतर पढ़ने के लिए धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा, देखो ये धारामापी है, इस धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में हमने उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया, ठीक। अब जो उच्च प्रतिरोध का तार आप जोड़ रहे हैं और ये धारामापी का प्रतिरोध हो गया, तो अब आपके पास जो टोटल नेट सेट प्रतिरोध निकल के आएगा वो आएगा G प्लस आर, ठीक। तो ये आपका इसका कुल प्रतिरोध हो गया, इसका प्रतिरोध ये होता है। अगला जो प्रश्न है आपका, चल कुंडली धारामापी को अमीटर में बदलना है, फिर वही प्रक्रिया, धारामापी को क्या करें आप लोग, उसके साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। आपने ये धारामापी लिया और इस धारामापी के साथ अगर हमने समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ दिया, उसे हम कहते हैं शंट, ठीक है। धारामापी के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते तो उसे शंट कहते हैं, समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है, उसे हम शंट कहते हैं। और अब जो स्थिति है इसमें अगर प्रतिरोध निकालना है आपको तो 1/G प्लस 1/A, इससे आपका वो प्रतिरोध निकल जाएगा। ये एक सामान्य सी बातें हैं जो अपन ने देखी, ठीक। सवाल है आपका, क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार में पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है, देखिए बच्चों, यहां हमारे पास क्षैतिज तल में रखे एक तार में 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक। अब विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वह उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये उत्तर से दक्षिण दिशा में धारा आपकी प्रवाहित हो रही है। और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? तो 50 एम्पीयर की धारा प्रवाहित, ठीक। अब उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो रही, तार के पूर्व में यानी इधर 2.5 लालो, मैं यूं कह रहा कि नॉर्थ ऊपर लेना रहता है कि नीचे रहना रहता है ना? सही है ना? हाँ यार, मैं सोच रहा था मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। चलो बच्चों, प्रश्न है बच्चों आपका, बहुत सरल प्रश्न आया है, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूं आपको। क्षैतिज तल में रखे एक लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा बताना है। बच्चों सबसे देखो, सबसे पहले हमारे पास एक तार है, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है वेस्ट, और ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ। हमें क्या कहा गया भैया? उत्तर से दक्षिण की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से बना देंगे, एक धारा प्रवाहित हो रही है। और 2.5 सेंटीमीटर मीटर 2.5 मीटर पूर्व में यहां आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ज्ञात करना। अगर एक तार है तो सीधे तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है μ0/4π2I/r। कोई समस्या वाली बात है क्या? सूत्र
बहुत सरल बात है। धारा आपको दे रखी है 50 एम्पियर, कुछ भी नहीं करना, इतना सरल सवाल है। आर आपको दे रखा है 2.5, म्यू नॉट बाई 4 पाई का मान 10⁻⁻7, 2 गुणा आई का मान 50, आर का मान 2.5। ठीक, अब क्या हो जाएगा भाई, इससे आप कैंसिल कर दो, 25 दूने 50, 20 हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो। अब यह हो जाएगा 2 दूनी 4। अब ये देखो, ये कितना हो रहा था यहाँ पर, यहाँ हो गया हमारे पास 20 है ना, तो 2 गुणित 10⁻⁻7 प्लस 10, ठीक है, सॉरी 1, माफी जाता है, तो 4 गुणा 10⁻⁻6 तकला टेस्ला। ठीक, कुछ भी इसमें दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो दिशा, दिशा आप दाहिने हाथ की हथेली के नियम के अनुसार बता सकते हैं कि भाई जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जैसे धारा इस तरह से आ रही है तो ऐसे जाएगी, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है आपका हाथ ऊपर घूम के बाहर की तरफ आएगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये वाली हो गई। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक तार में 8 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और 0.15 टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण बनाते हुए रखा गया है। एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और उसकी दिशा क्या होगी। प्यारे विद्यार्थियों, एक तार है जिसमें 8 एम्पियर की धारा आपकी प्रवाहित हो रही है। तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हो रही है 8 एम्पियर की। ठीक, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बना रहा है वो थीटा बराबर 30 डिग्री, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है आपका 30 डिग्री। एकांक लंबाई में लगने वाले बल का परिमाण, तो F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। प्यारे विद्यार्थियों, आई आपका 8 एम्पियर है, क्योंकि मुझे तो प्रति एकांक लंबाई चाहिए यानी F/L चाहिए, तो इस L को उधर भेज दो। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बी की वैल्यू है, माफी चाहता हूँ मैंने यहाँ भी 30 लिख दिया, 0.15 टेस्ला। ठीक, तो यहाँ रखेंगे 0.15 टेस्ला और साइन 30। साइन 30 का मान होता है बच्चों 1/2। ठीक, 2 चौक 4 गुणित 0.15, 15 चौक 60, 0.6 न्यूटन प्रति मीटर होती है। ठीक है, और लगने वाला बल का परिमाण और इसकी दिशा, तो बच्चों इसकी जो दिशा होती है वो क्या हो जाएगी, ठीक इसके लंबवत हो जाएगी, क्योंकि आई क्रॉस बी है ना, आई क्रॉस बी यानी कि धारा और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।